नाज़रीन आदाब, मैं अशर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इंपॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर उनको 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज के हमारे जो टॉपिक उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो केसीआर, जिन्होंने जो काफ़ी टाइम के बाद बाहर आए हैं और मीडिया के सामने आए हों, कल उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जो मौजूदा कांग्रेस सरकार है इस पर कटाक्ष किया है, उस पर हम बात करेंगे। वहीं दूसरी खबर ये है कि आज संसद में बजट पेश हो रहा है, उसको लेकर के विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। लेकिन अब बजट किस तरह पेश होगा और इसमें जो क्या बोलते हैं मिडिल क्लास है उसको लेकर के क्या चीज़ें की जाएंगी, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और फिर तीसरी खबर ये कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल दिल्ली में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि केजरीवाल और मोदी दोनों एक जैसे ही हैं। वहीं अगर हम चौथी खबर की बात करें तो वो दिल्ली की स्थानीय अदालत ने कपिल मिश्रा, जो कि अभी इस वक्त जो है क्या बोलते हैं बीजेपी के लीडर हैं दिल्ली के, उन पे केस करने को कहा। 2020 का जो दिल्ली राइट्स था उसमें उनकी भूमिका होने की बात कही गई है। वहीं अगर हम अपनी आखिरी खबर की बात करें या पांचवी खबर की बात करें तो वो ये है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी तो लोगों को 25,000 रुपये का नुकसान होगा। वहीं अगर हम आखिरी खबर की बात करें तो वो एक कुंभ से रिलेटेड कि कुंभ में जितनी मौतें हुई हैं उसके बाद रोज़ नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। और इसी में एक चीज़ और सामने आ रही है कि जिस तरह से कुंभ में मुसलमानों को दुकानें लगाने के लिए मना किया गया था, मुसलमानों के जाने के लिए मना किया गया था, लेकिन उसी कुंभ में जब भगदड़ हुई तो मुसलमानों ने दरगाहों, मस्जिदों और अपने घरों के दरवाजे खोले और वहाँ के जो लोग वहाँ आए हुए हैं बाहर से, उनकी मदद की। इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शाहिद उमैर। शायद आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया। शायद जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि पहली खबर जो है वो केसीआर से रिलेटेड है। सत्ता खोने के 1 साल के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव राज्य में कांग्रेस सरकार पर तीखी आलोचना करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि जो भी चीज़ें, जो भी वादे आपने किए थे वो पूरी तरह से चल नहीं पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम ये सब चीज़ें देख नहीं सकते, लेकिन जिस दिन हम बोलेंगे, जिस दिन हमने बोल दिया तो उस दिन कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उन्होंने रेवंत रेड्डी पे भी काफ़ी सारी टिप्पणियां की हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि केसीआर साहब काफ़ी समय के बाद बाहर आए। जिस तरह से जब इलेक्शन ख़त्म हुए थे उनको चोट आई थी, उसके बाद फिर वो बेड रेस्ट पे थे, फिर वो आए एक बार शपथ लेने के लिए, फिर चले गए, वो नज़र ही नहीं आते। जिस तरह से हम देखते हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष जो है केटीआर वही सब चीज़ें संभाल रहे थे, लेकिन कल जब केसीआर साहब बाहर आए हैं तो उन्होंने बहुत ही आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। उसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए, जब से तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद से ही जो केसीआर हैं वो नज़र नहीं आ रहे थे। उनके जो बेटे हैं केटीआर, वो हर एक मामले में, अगर हम कांग्रेस की आलोचना की बात करें या फिर बीजेपी पे कटाक्ष की बात करें, तो वही अभी तक पूरे कार्यभार संभाल रहे थे। फिर उनकी बेटी अब निकल कर के कविता बाहर आई तो कुछ हद तक वो भी जनता से मिल रही है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पे केसीआर ने प्रहार किया, उसके तुरंत बाद जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी, उन्होंने उनकी कड़ी आलोचना की है और उन्होंने ये कहा कि पहले आप बगैर छड़ी से खड़े हो जाए, उसके बाद कटाक्ष करें। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो केसीआर है उनको विधानसभा के अंदर आना चाहिए और वहाँ पे बहस करनी चाहिए। तो उन्होंने जो रेवंत रेड्डी है वो केसीआर को विधानसभा में बहस करने की चुनौती दी है। वही अगर हम बात करें तो उन्होंने दावा किया है कि बिहार सरकार ने 2014 से दिसंबर 2023 तक कुल 18,000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफ कर दिए थे, लेकिन इस अवधि के दौरान मूल ऋण का केवल 3,000 करोड़ रुपए ही माफ किया गया था। उन्होंने आगे कहा है कि 14 महीने तक अपने फार्म हाउस में रहने के बाद केसीआर का लोगों से संपर्क टूट गया है और वो 1,000 रुपये के नोट की तरह पुराने हो गए। तो ये जो रेवंत रेड्डी है उन्होंने उन पर तंज कसा है और उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको बहस करनी है या फिर किसी मुद्दे पे अगर सरकार को घेरना है तो आप विधानसभा में आए, विधानसभा में बैठे और हम आपको पूरा आंकड़ा बताने को तैयार है कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है क्या नहीं किया है। आपको भी पता है कि केसीआर को लेकर अगर हम बात करें तो उन पर लगातार यही आरोप लगते रहे कि जब से चुनाव हारे हैं उसके बाद विधानसभा में वो नहीं आ रहे हैं। और रेवंत रेड्डी को भी कई बार देखा गया कि इस मुद्दे पर वो बोलते हैं कि उनको विधानसभा आना
आना चाहिए, विधानसभा में बहस करना चाहिए। और आज अगर हम बात करें तो उन्होंने ये कहा कि वो जब से इलेक्शन हारे उसके बाद से अपने फार्म हाउस में ही बैठे हुए हैं और वो अब 1000 रुपये की जो नोट की तरह वो पुराने हो गए हैं। बिल्कुल सही। जिस तरह से हम देख रहे थे कि केसीआर साहब बाहर नहीं आ रहे थे, कल उन्होंने बड़े ही आक्रामक अंदाज में कहा है कि अब तक मैं चुपचाप देख रहा था, लेकिन अब कांग्रेस को तेलंगाना की ताकत दिखाने का समय आ गया है। केसीआर ने कहा है कि जब मैं हमला करता हूं तो मैं ताकत के साथ हमला करता हूं, जैसा कि मेरा स्वभाव है। हम कांग्रेस को तेलंगाना की ताकत दिखाएंगे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के प्रति जो भी लोगों का असंतोष है वो बढ़ गया है और राज्य वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है। सरकार ने वित्तीय मामलों का कुप्रबंधन किया है। जिस तरह से हम देख रहे थे कि केसीआर साहब, और जो आपने भी बोला कि रेवंत रेड्डी ने बोला है कि यहाँ के सीएम जो है रेवंत रेड्डी, उन्होंने बोला है कि केसीआर साहब को अगर कुछ भी बोलना है तो आप विधानसभा में आए। जिस तरह से हमने देखा कि विधानसभाएं चली लेकिन केसीआर साहब नहीं आ रहे थे। उनके बारे में ये कहा गया कि उनको चोट लगी हुई है, उनको बेड रेस्ट बताया हुआ है, लेकिन अब तो वो ठीक हो गए हैं। और जिस तरह से मतलब उनको आना चाहिए और वहाँ पे बैठ करके सारी चर्चाएं होनी चाहिए। उनका ये भी कहना है कांग्रेस वालों का कि जब आप उसमें आएंगे नहीं विधानसभा में, आप बाहर बैठ के बयानबाजी करेंगे, उस तरह कैसे काम चलेगा। बिल्कुल। केसीआर की अगर बात की जाए तो देखा गया बीच में जब विधानसभा सत्र चल रहे थे तो कैसे बीआरएस के जो विधायक है कौशिक रेड्डी या फिर अगर हरीश राव की बात करें या फिर उनके बेटे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं केटी रामाराव की बात करें तो तमाम लोग जो है किसी कांग्रेस को घेरने की कोशिश करते रहे और करते हैं अभी भी। लेकिन अगर हम केसीआर की छवि की बात करें तो उनकी एक अलग छवि मानी जाती है। और वो जिस तरह से अभी फार्म हाउस की जो कि रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि आप फार्म हाउस से बैठकर आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि और कहा यह भी जा रहा है जो कांग्रेस है कि केसीआर के वक्त जो तेलंगाना के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है तो अब उस कर्ज को चुकाने के चक्कर में जो तेलंगाना के जो विकास गति है उसमें शायद धीमी आ रही है। और रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि अगर आपको किसी मसले पर बात करना तो विधानसभा है। तो ये कहा जा रहा है कि केसीआर की सबसे कमज़ोर जो कड़ी है यही है और इस कड़ी को पूरी तरह से जो कांग्रेस को भुनाने की कोशिश कर रही है। अगर शायद केसीआर विधानसभा में पहुंचना शुरू करे और वहां पर अगर कांग्रेस की आलोचना करे तो शायद उनकी आलोचना तेलंगाना की जो आम जनता उस तक ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुंचे। और कहा यह भी जा रहा है कि अब जो पंचायत चुनाव है उसमें अपनी बेहतर भूमिका निभाने के लिए या फिर वहां पे अपनी कब्जा करने के लिए केसीआर जो है अब पूरी रणनीति के साथ उतरने वाले हैं। बिल्कुल। जब वो विधानसभा में बात करेंगे तो उस जो बयान होगा उसमें एक दम होगा और वहां पे आंकड़े पेश किए जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें बजट सत्र आज जो है बजट पेश हो रहा है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश कर रही हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह दूसरा पूर्ण बजट है। वहीं निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार बजट पेश कर रही। इस दौरान सपा के सांसद कुंभ में भगदड़ की घटना पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बजट की बात करें तो जिस तरह से बजट पेश हो रहा है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि भाई अभी तक जो बजट पेश होते हैं उसमें मिडिल क्लास को कुछ मिला नहीं है। जिस तरह से चीज़ें बढ़ी हैं, जीएसटी बढ़ी है, हर मतलब जो भी देखें टैक्स बढ़ रहा है, हर चीज़ पे आपने टैक्स बढ़ा दिया है। तो जो बजट पेश हो रहा है इससे जो कि मिडिल क्लास है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो क्या उम्मीदें लगा सकते हैं इससे। देखिए उम्मीद की बात है कि अगर हम मिडिल क्लास की बात करें, मिडिल क्लास उम्मीद यही लगा सकता है कि हम पे जो जीएसटी बढ़ोतरी हो रही है वो कम हो, जो आय है वो बढ़े। लेकिन बजट सत्र की बात करें देखा जा रहा है कि जब भी सदन चल रहे हैं उस सदन के दरमियान बार बार ऐसे मुद्दे लाया जा रहा है जिसको लेकर हंगामा हो रहा है और वो सदन सही से चल नहीं पा रहा। आमतौर पर ये देखा जाता है कि सदन को स्थगित कर दिया जाता है या फिर आने वाले वक्त में उसकी जो समय सीमा है वो खत्म हो जाती है। इस बार भी आज बजट पेश होने वाला है। बजट पेश के बाद जो सदन में कार्यवाही चलने वाली है उसके दरमियान अगर हम सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बात करें तो उनका यह कहना है कि सबसे ज़रूरी अहम मुद्दा है जो कि कुंभ में जो श्रद्धालु है जो उनकी मौत हुई है उस पर भी चर्चा हो। अब आप देखिए कि इससे जो बीजेपी है वो पूरी तरह से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि बीजेपी के कुछ सांसद है उनका यह बयान है कि जो विपक्ष के लोग हैं तो वो यही चाहते थे कि कुछ ऐसा कुंभ में कोई हादसे हो जिसको लेकर उनको एक टॉपिक मिले। तो अब आप सदन में देख सकते हैं कि अब एक तरह से विपक्ष जो है वो चाहेगा बार बार कि जो कुंभ में जो हादसा हुआ है उसको लेकर हम चर्चा करें, लेकिन सत्ता पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं इससे दरकिनार मतलब इससे थोड़ा पीछे हटने की कोशिश करेगा। और इसी वक्त में शायद इस बार का भी जो सदन है वो ऐसी झगड़े में आगे निकलते रहे और जो आम इशूज है या फिर कह ले आम जनमानस के जो मुद्दे हैं वो उन मुद्दों पर शायद इस पर फिर से बहस ना हो और इसी एक से दो मुद्दों को लेकर जो पक्ष और विपक्ष आपस में टकराए और फिर जो इस बार की जो समय सीमा है वो भी शायद खत्म हो जाए। देखिए जिस तरह से जब बजट सेशन या कोई भी सेशन चलने वाला होता है तो उससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है। उसमें सबको अपने अपने इश्यूज रखने होते हैं
अब अगर इस तरह से चीज़ें चलती रहेंगी तो सेशन नहीं चल पाएगा सही से। जिस तरह हमने पिछली बार भी देखा, उससे पहले भी हमने देखा था, सेशन नहीं चल पाता। उसमें कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। अब बजट सेशन शुरू हुआ है तो इस पर बजट पर चर्चा होने के बाद, पेश होने के बाद फिर आप समय लीजिए और इस पर बात कीजिए। लेकिन अगर कुंभ के बारे में बात करनी तो फिर आपको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को भी पकड़ना होगा। वहाँ पे भी जब सेशन चलेगा विधानसभा का तो वहाँ पे भी इसी तरह से आपको एक्टिव रहना होगा। लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि अखिलेश यादव जब से एमपी बन के संसद में आए हैं तब से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो इनकी पार्टी समाजवादी पार्टी वो कमज़ोर होती नज़र आ रही है। लेकिन वही अगर हम बात करें अब दिल्ली के चुनाव को लेकर के, तो दिल्ली चुनाव में बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं और इन कम दिनों में कहीं ना कहीं हर एक लीडर जो है वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है। हर एक लीडर अपने हिसाब से बात कर रहा है और जनता के लिए क्या फ़ायदे हो सकते हैं, जनता को क्या दे सकते हैं, इन सब चीज़ों पे चर्चा हो रही है। लेकिन कल प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक मतलब वहाँ पे प्रचार किया था। उस प्रचार के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए पीएम और केजरीवाल में कोई अंतर नहीं, ऐसा वो बोली थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के एक ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि मतलब हर चीज़ के लिए नेहरू को दोषी ठहराते हैं। उसी तरह से दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो भी हर चीज़ के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराते हैं कि दिल्ली में ये नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के हाथ में सब कुछ है। जिस तरह से शायद दिल्ली में चुनाव हो रहा है, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आक्रामक रुख अपना रही है, उससे क्या उम्मीदें लगाई मतलब अभी जो है की जा सकती है कि वो कामयाब होंगे, कितनी सीटें आ सकती हैं, बहुमत का आंकड़ा छू सकते हैं, या फिर बीजेपी और आप दोनों का गेम जो है बिगड़ेगा, या फिर इन दोनों की वजह से बीजेपी को जो है फ़ायदा होगा? देखिए, बीजेपी की फ़ायदा होने की बात हो या ना हो, लेकिन सबको पता है कि बीजेपी जिस राज्य में उसकी सरकार न बने सबसे पहले उसका ये स्टैंड होता है कि वहाँ पे जो हमारी सीट है उसकी बढ़ोतरी हो। अगर हम प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग ये भी अच्छे जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में अगर प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें तो उनकी एक अलग अहमियत है, और फिर वहाँ जहाँ पे वो रोड शो करती हैं उस जगह पे उनकी अलग पहचान होती है। हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि तमाम जगह उन्होंने चुनाव प्रचार किया और अधिकतम सीट उन्होंने जीता भी। वही अगर हम प्रियंका गांधी की बात करें तो दिल्ली में उन्होंने चुनाव प्रचार किया और उसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पर उन्होंने तंज कसा है। आम आदमी पार्टी पर उन्होंने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ राजमहल की बात करती है, और बीजेपी पे उन्होंने आरोप लगाया है, बीजेपी पर उन्होंने ये कहा कि बीजेपी सिर्फ शीश महल की बात करती है। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों में कोई फर्क नहीं है। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो देखा गया कांग्रेस के जो सांसद है राहुल गांधी वो भी दिल्ली गए और दिल्ली में वो भी वहाँ चुनावी रैली शुरू की है। सबसे पहले जहाँ मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है सिरमपुर, वहाँ से उन्होंने चुनावी प्रचार शुरू किया था। वही प्रियंका गांधी की बात करें तो ये भी मुस्तफाबाद से अपनी चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। तो देखा यह जा रहा है कि जो कांग्रेस है वो पूरी तरह से दिल्ली सत्ता की बात करें, दिल्ली में चुनाव की बात करें तो वहाँ पे जो मुस्लिम वोटर्स है उसको पूरी तरह से कांग्रेस जो अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। और अगर हम आम आदमी पार्टी बीजेपी की बात करें तो देखा जा रहा है कि बीच में कैसे केजरीवाल ने भी कल चुनाव आयोग से मिला था, इलेक्शन कमीशन जो है उससे वो मिले, कई तरह के उन्होंने आरोप लगाया। फिर अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा ये कह रही है कि कुछ सीटों पे हमारी लड़ाई आम आदमी पार्टी से नहीं है, कुछ सीटों पे वो एमआईएम की बता रही है, कुछ सीटों पे कांग्रेस की बता रही है। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी पिछले कई सालों से दिल्ली में सत्ता चला रही थी, लेकिन जब से कोरोना काल आया और दिल्ली दंगा हुआ उसके दौरान जो आम आदमी पार्टी की जो एक तरफा जो मुस्लिम वोटर्स थे वो अब उससे भटक रहे। कहा यह भी जा रहा है कि अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो दिल्ली में 7 ऐसे विधानसभा सीट है जहां पे पूरी तरह से जो मुस्लिम वोटर्स है उनकी वहां पे दबदबा कायम रहती है। और अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो उन 7 सीटों पे जो आम आदमी पार्टी थे उसके उम्मीदवार जो मुस्लिम है वो जीते हुए थे। लेकिन इस बार जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो भी इससे भटक रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि जो मुस्लिम वोटर है वो आम आदमी पार्टी से खिसक रहा है, और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार उन वोटरों में सेंध मारने की कोशिश कर रही है। और कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि शायद आने वाले वक्त में
पूर्ण बहुमत किसी को ना मिले और ऐसा ना हो कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को दोनों एक ही साथ वहां पे रणनीति तैयार करके आगे शायद वहां पे उनको अपनी सरकार बनानी पड़े। बिल्कुल सही हो। जिस तरह से दिल्ली का चुनाव चल रहा है, इसमें 2020 का जो दंगा हुआ था वो मुद्दा भी उठाया जा रहा है। उसी बीच एक खबर ये भी आ रही कि एक स्थानीय अदालत ने शहर के मतलब क्या बोलते हैं उत्तरी पूर्व हिस्से में 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगे के दौरान कथित घृणा अपराध के लिए दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने मामले से जुड़ी दंगा घटना में पूर्व विधायक कपिल मिश्रा की भी कथित भूमिका के बारे में पूछताछ करने में विफल रहने के लिए जांच अधिकारी के आचरण की भी निंदा की और कहा है कि उन्होंने भाजपा नेता के खिलाफ आरोपों को छिपाने की कोशिश की थी। जिस तरह से हमने देखा कि 2020 का दंगा हुआ था, उससे पहले बीजेपी के ही कुछ दिल्ली के लीडर्स या फिर हम अगर बात करें अनुराग ठाकुर की, उन्होंने भी बहुत ऐसी बातें की थी जो कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने वाली थी, देश को तोड़ने वाली थी। और कपिल मिश्रा जो है ये हमेशा से इस तरह के बयान देते रहते हैं। लेकिन अब जब इतने टाइम हो गया, 2020 में दंगा हुआ था, उसके बाद अब ये चीज़ें उभर के सामने आ रही हैं, तो एक वो आता है कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। अब तक तो काम हो जाना चाहिए था, अब तक तो इस पर गिरफ्तारी और सज़ा जो थी वो हो जानी चाहिए थी, लेकिन लेट आए। बट ठीक है, आए तो सही, लेकिन अब इस पर किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है? इस पर क्या उनको सज़ा होगी? क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा चलेगा? क्या उनको अरेस्ट किया जाएगा? इसमें और क्या हो सकता है? देखिए, अगर हम दिल्ली दंगा की बात करें तो वो तो अच्छी खबर ये है कि कम से कम अभी तो कोर्ट की आंख खुली और उसको भी पता चल गया कि जो कपिल वर्मा है, कपिल मिश्रा है, उन पे पुलिस प्रशासन जो है उनको बचाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही थी। हालांकि उसी वक्त से कहा जा रहा था कि जो कपिल मिश्रा है उनको पुलिस प्रशासन बचा रही है, और आखिरकार अभी जो कोर्ट का टिप्पणी आया उससे साबित हो गया कि सच में जो उस वक्त कहा जा रहा था वो सही है। वीडियो में भी देखा गया था कि कैसे दिल्ली दंगा जब हो रहा था उस दरमियान कैसे जो कपिल मिश्रा है पुलिस के साथ वहां पे वो भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है, बाद में वहां पे दंगे हुए। अगर हम दिल्ली दंगा की बात करें तो अरविंद केजरीवाल आखिर इस बार चुनाव में उस मुद्दे को क्यों नहीं भुना रहे हैं? वो क्यों नहीं इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि जब दिल्ली दंगा हुआ तो हमारी दिल्ली में गवर्नमेंट थी और हमने जहां तक हो सका हमने कोशिश किया कि इन सब चीज़ों को समझाया जाए और दिल्ली में जो दंगा हुआ उसको रोका जाए। केजरीवाल इस मुद्दे को नहीं ला रहे क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि दिल्ली जो दंगा हुआ उसमें हमारी जो सरकार है पूरी तरह से खामोश थी, और यही वजह रहा कि कई ऐसे अभी भी बेकसूर लोग हैं जो जेलों के पीछे अभी भी बंद है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी ने कई अपने नेताओं को निष्कासित कर दिया, उन पर आरोप अभी तय नहीं हुए, फिर भी उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया। अच्छा बनने के लिए उन्होंने, अच्छा बनने के लिए। लेकिन ये नहीं देखा कि इल्ज़ाम जो है वो लगा हुआ है लेकिन उसकी कोई सबूत है कि नहीं है अभी। बहुत जल्दबाजी की, क्योंकि उन्हें एक समुदाय के लिए, जिस तरह से बीजेपी के बारे में हम बात करते हैं कि एक समुदाय के लिए वो अच्छा बनने की कोशिश करती है, उसी तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने खुद भी उस वक्त वो CM थे, अपना एक समुदाय के लिए अच्छा बनने के लिए उन्होंने सारी चीज़ें की। अब अगर हम कोर्ट की बात करें तो अदालत ने कहा है कि वर्तमान SHO को निर्देश दिया जाता है कि वो वर्तमान मामले की जांच के लिए इंस्पेक्टर रैंक से नीचे किसी जिम्मेदार अधिकारी को नियुक्त करे तथा जांच के दौरान कथित अपराध में शामिल अन्य अज्ञात पुलिसकर्मियों की भूमिका का पता लगाया जा सके। कोर्ट ने यह भी संदेह जताया कि ऐसा हो सकता है कि शायद और भी इस मामले में जो ये दिल्ली दंगा हुआ उसमें कोई और पुलिसकर्मी हो। उसके साथ अदालत ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता ने देखा कि दिल्ली पुलिस के जवान कथित आरोपी कपिल मिश्रा का पूरा समर्थन कर रहे थे। पुलिसकर्मी मुसलमानों पर पत्थरबाजी भी कर रहे थे और गोलियां भी चला रहे थे। मिश्रा के खिलाफ आरोपों के संबंध में अदालत ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जांच अधिकारी को पुलिस अधिकारियों की अधिक चिंता थी और या तो वह कथित आरोपी नंबर 3 यानी जो कपिल मिश्रा है उनके खिलाफ जांच करने में विफल रहे या उन्होंने उक्त आरोपी के खिलाफ आरोपों को छिपाने की कोशिश की और कार्रवाई रिपोर्ट में उनके बारे में पूरी तरह से चुप्पी साधी गई। वीडियो एक वसीम नाम के जो शिकायतकर्ता है वो कोर्ट पहुंचे, देखा गया था कि वीडियो में कैसे 4 से 5 लोग हैं और उन पे जबरन जो है कि जो जय हिंद और भी कई तरह के नारे लगाने के उन पर दबाव बनाए जा रहे थे। इसी मामले को लेकर वो कोर्ट में, वसीम नाम के जो है वो कोर्ट में पहुंचे थे और उन्हीं की केस की सुनवाई के दरमियान कोर्ट ने ऐसा टिप्पणी किया है। तो आप भी समझ सकते हैं कि किस तरह से कोर्ट ने खुद ये माना है कि कपिल जो मिश्रा हैं
उनको पुलिस प्रोटेक्ट कर रही थी, उनको बचाने की कोशिश की गई। और अभी अगर हम दिल्ली विधानसभा की बात करें तो वहां पे खुद एक वो उम्मीदवार हैं और उनके वीडियो भी काफ़ी वायरल हुए जिसमें देखा जा रहा था कि वो चप्पल बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोर्ट ऐसी टिप्पणी कर रहा है और दिल्ली पुलिस के जो कुछ अधिकारी हैं उन पे ये आरोप लग रहे हैं कि ऐसे उम्मीदवार या फिर कह लें ऐसे नेताओं को जो दिल्ली पुलिस है वो बचाने की कोशिश कर रही है, तो आप समझे कि आखिरकार उस दंगा में और कितने लोग होंगे जिन पे पुलिस ज्यादती की होगी और कितने और लोग होंगे जिन पे जो कपिल मिश्रा है उनके दबाव में और न जाने कितने कितने गलत एक्शन लिए गए होंगे। बिल्कुल सही। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव हो रहा है, चुनाव के दौरान जो है जो बातें की जा रही हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कही जा रही हैं। लेकिन इसी बीच एक खबर और आम आदमी पार्टी को झटका देने वाली है कि आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने चुनाव से कुछ दिन पहले पार्टी का साथ छोड़ दिया और इस्तीफा दे दिया। पालम से विधायक ने इसी बीच बताया कि वो पार्टी से क्यों नाराज़ हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी के संयोजक ने एक ऐसा चश्मा चढ़ा लिया है जिससे उनके आसपास के लोग जो दिखाते हैं वो उन्हें दिख रहा है, जो सुनाते हैं वही उन्हें सुनाई देता है। बाकी जितने भी लोग हैं, मतलब उन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि ये जो कुछ लोग उनके साथ हमेशा रहते हैं बस वो इन्हीं की बातें सुनते हैं और इसके अलावा किसी की बात नहीं सुनते, क्योंकि वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद हैं। जिस तरह से हमने देखा कैलाश गहलोत भी उनके बहुत ही क्या बोलते हैं भरोसेमंद सिपाही थे, लेकिन फिर वो भी चले गए और जैसे ही गए वैसे ही उन्होंने कहा कि हम शीश महल की राजनीति पे हम जो है एक्टिव हो गए। तो ये सारी चीज़ें कही गई। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर दिल्ली से आम आदमी पार्टी सरकार से चली गई, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो हार गई, अगर हम सरकार में नहीं आए तो दिल्ली की जनता को 25,000 रुपये का नुकसान होगा। उन्होंने कहा है कि भाजपा मतलब एक भाजपा का कट्टर क्या बोलते हैं सपोर्टर था, वो हमेशा एक कहानी बताते हैं, कभी वो कांग्रेस के बारे में बताते हैं, कभी किसी पार्टी। तो उन्होंने कहा है कि वो एक भाजपा का सपोर्टर था। उसने कहा कि अगर आप हार गए तो क्या करेंगे, तो मैंने बोला कि अगर हम हार गए तो तुम्हें काफ़ी नुकसान होगा। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी, मुफ्त पानी नहीं मिलेगा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलेगी, महिलाओं के लिए मुफ्त बसें नहीं मिलेंगी और अच्छी शिक्षा, ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा का हमने काम शुरू किया है वो चलता रहेगा। तो इसके बाद वो जो समर्थक मिला था भाजपा का, उसने कहा है कि मैं वोट आपको दूंगा लेकिन भाजपा को नहीं छोड़ूंगा। ये कहानी है अरविंद केजरीवाल ने जो बताई है। देखिए अरविंद केजरीवाल की अभी आपने कहा कि कुछ दिन पहले वो खुद कांग्रेस की जो कहानी है वो लेकर आए थे कि उनसे कांग्रेस जो कार्यकर्ता है वो मिलता है। अभी उन्होंने कहा कि जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो उनसे मिला है। तो अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें तो वो ऐसे कहानी लाते रहते, वैसे भी वो खुद अधिकारी रह चुके हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। शायद हो भी सकता है कि उनसे ऐसे कोई कार्यकर्ता मिले हों, लेकिन आम आदमी पार्टी को सबसे तगड़ा झटका तब लगा है कल जब 8 उनके जो पूर्व विधायक हैं वो पार्टी को छोड़ दिए हैं। अब अरविंद केजरीवाल चाहे कुछ भी दिखाने की कोशिश करे, कोई भी बात करे, लेकिन 8 विधायकों का पार्टी से इस्तीफा देना, वो भी चुनाव से ऐन वक्त, वोटिंग से ऐन वक्त पहले, ये किसी भी पार्टी को एक तगड़ा झटका लगता है। क्योंकि अगर कोई सदर रहा हो यानी विधायक रहा हो तो जाहिर सी बात है उसके भी कुछ समर्थक होंगे। और कहा यह भी जाता है कि इलेक्शन से 1 से 2 दिन पहले ही सारे षड्यंत्र रचे जाते हैं। गेम चेंजिंग जो होता है 1 से 2 दिन पहले ही होता है। अभी हम अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे थे, वो ये करे कि अगर हम हार गए तो हर घर वाले को 25,000 रुपये का जो है वो नुकसान होगा। हाँ। उन्होंने ये कहा कि जो फ्री एजुकेशन है वो बंद हो जाएगी, जो हेल्थ है वो बंद हो जाएंगे। यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा था कुछ दिन पहले कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो जो मोहल्ले क्लिनिक चल रहे हैं उसको बीजेपी बंद कर देगी। आम आदमी पार्टी की बात करें तो केजरीवाल देखा जा रहा है कैसे जो सफाई को लेकर भी वो बीच में घिरे हुए थे। खुद आखिरी में उन्होंने कबूल किया कि हाँ गंगा साफ नहीं, यमुना साफ, माफ कीजिए, यमुना साफ नहीं हो पाया। तो तमाम तरह के आम आदमी पार्टी भी उनको घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बार जब इलेक्शन के तारीखों का ऐलान हुआ तो एक वक्त ऐसा आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि दिल्ली में इस बार का इलेक्शन आसान है और हम आसानी से जीत जाएंगे, और यही वजह रहा शायद कि उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया। लेकिन अब जिस तरह से वहां पे जो रणनीति तीनों पार्टियां बना रही है और दिल्ली का चुनाव बिल्कुल पूरी तरह से त्रिकोणीय हो गया है, तो अब इस बात से आम आदमी पार्टी को भी पूरी तरह से अंदाजा लग चुका है कि ये चुनाव इतना आसान नहीं है जीतने के लिए। और शायद यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी की जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल लगातार कुछ ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, फिर ऐसे कहानियां ला रहे हैं जिससे जो जनता है उसको
अपने तरफ खींच सके। अब आप देखिए कि उन्होंने ये कहा कि अगर हमारी सरकार नहीं बनती है तो आपको 25,000 रुपये का हर महीने का नुकसान होगा। तो एक तरह से वो जनता को बताना चाहते हैं कि जो फ्री का जो हम रेवड़ी दे रहे थे अब आप उसके आदी हो चुके हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं आती है तो आपको ना फ्री पानी मिलेंगे, ना फ्री में बिजली मिलेंगे, और जो तमाम चीज़ें मिल रही हैं वो हमारी गवर्नमेंट अगर नहीं रही तो वो आपको नहीं मिल पाएंगे। भाजपा अगर सरकार में आ गई तो हमारी सारी जो भी योजनाएं बंद हो चल जाएंगी, रही हैं वो सारी बंद कर देगी, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन वहीं अभी हम बात कर रहे थे बजट सेशन की कि आज जो है बजट पेश किया जा रहा है, और बजट पेश करने को लेकर के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो बजट पेश कर रही। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी या अपोजिशन जो है वहाँ पे ये कह रहा है कि कुंभ पे चर्चा होनी चाहिए। कुंभ पे चर्चा को लेकर के एक सबसे बड़ी खबर जो ये सामने आई वो ये है कि कुंभ में अभी भी सरकार उन आंकड़ों को छुपा रही है जो आंकड़े एक्चुअल हैं वहाँ पे। वहाँ के लोगों का ये कहना है कि मतलब जो लोग गए थे उनका ये कहना है कि जितने बताए जा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा लोगों की वहाँ पे मौत हुई है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो आंकड़ा छुपा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए आप सिर्फ एक मोहरा रहते हैं हमेशा। गवर्नमेंट किसी की भी हो, ऐसी सिचुएशन जब आती है तो आपको एक मोहरा बनाया जाता है। अभी देखा लोगों ने कि जिस तरह से वीआईपी लोगों के लिए एक अलग क्या बोलते व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब उसको बोला गया है कि बंद कर दिया जाएगा। वहीं एक खबर और सामने आई है कि जिस तरह से हमने देखा कि जिस दिन भगदड़ हुई थी उस दिन वहाँ के जितने भी मंडलेश्वर्स वगैरह जो हैं, बाबा जो है वहाँ पे जिनके अपने अपने अखाड़े हैं, उन लोगों ने आकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। लेकिन कल एक खबर ऐसी भी सामने आई है कि जो एक लेडी हैं जिन्होंने कहा है कि जब भगदड़ शुरू हुई थी तो ये जो अखाड़े इन लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। अब आप ये देखिए कि इन लोगों ने अपने दरवाजे बंद किए, वहीं मुसलमान जिनके लिए ये बोला जा रहा था कि आप अंदर जा नहीं सकते हैं, कोई मुसलमान वहाँ पे दुकान नहीं लगा सकता है, कोई मुसलमान उसके बाहर दुकान नहीं लगा सकता है, यहाँ तक कि बोला गया था कि आप सोच समझ के वहाँ से आएँ। लेकिन वही मुसलमान जो हैं उन्होंने ही अपने घर के, अपनी दरगाहों के, अपनी मस्जिद के दरवाजे खोले, और जो लोग परेशान थे, जो लोग वहाँ से भाग रहे थे, उन सबको रहने के लिए जगह दी, उनको खाने के लिए खाना दिया, पीने के लिए पानी दिया। एक तरफ जहाँ पे देश में इस वक्त हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर खोजने की एक वो होड़ लगी हुई है कि फ़लाँ मस्जिद के नीचे भी मंदिर होगा, फ़लाँ के नीचे भी मंदिर होगा, लेकिन वहाँ पे एक मतलब जहाँ पे एक ऐसी कुंभ जैसी जो व्यवस्था है उसमें अगर कुछ कुप्रबंधन होता है, जिस तरह से हम बात करते हैं कि वहाँ पे जो प्रशासन है वो काम नहीं कर पाता, चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, तो वहाँ पे वही मुसलमान आकर के लोगों को बचाते हैं, उनको खाना देते हैं, उनको पानी देते हैं, उनको रहने के लिए ठिकाना देते हैं। लेकिन वहीं देश के कुछ ऐसे लीडर्स भी हैं, कपिल मिश्रा टाइप, जो इस तरह के बयान देते हैं कि देश को तोड़ें। देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी जो खबर सामने देखा गया कैसे जो कुंभ मेले में अगर हम हादसे की बात करें तो देखा गया अभी लोगों का ये कहना है कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। वही एक खबर ये भी है कि उस मेले में एक जो वृद्ध महिला थी वो खो गई, कि वो अपने 10 लोगों के साथ वो मेले गई थी, लेकिन भगदड़ में कैसे भी उसकी जान बची, बाकी और लोग कहाँ हैं उसका हाथ उससे छूट गया। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि उसके पास न अपने घर के कोई एड्रेस थे, ना उसके पास फ़ोन था, कैसे भी करके वो रेलवे स्टेशन पहुंची। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद एक सब इंस्पेक्टर शमीम खान है, उनसे उसकी मुलाकात होती है, वो अपनी पूरी पीड़ा सुनाती है, जिसके बाद जो सब इंस्पेक्टर शमीम है वो एक ऐप का सहारा लेते हैं और वहाँ पे उसका कैसे भी करके एड्रेस पता करते हैं। फिर वहाँ का जो मुखिया है या फिर और जो वहाँ के लोग हैं उनसे वो कांटेक्ट करके फिर उस महिला को उनके आवास तक छुड़वाने में पूरी तरह से मदद करते हैं। वही अगर महिला की बात करें तो महिला ने कहा है कि मोहम्मद शमीम खान जो है उसके लिए एक देवदूत से कम नहीं है, उन्होंने ठीक वैसे ही मेरी मदद और रक्षा की है जैसे एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से जहां एक तरफ नफरत के बीज बोने की पूरी तरह से षड्यंत्र रची जा रही है, कैसे किसी एक खास समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हर मजहब को और इंसानियत से ऊपर उठ के ऐसे लोगों की मदद की जा रही है। बिल्कुल सही, जिस तरह आपने बोला कि एक समुदाय को जिस तरह परेशान किया जा रहा है, उनको हर तरह से कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी जो भी मस्जिदें हैं उसके नीचे मंदिर बताया जा रहा है, फिर उसके बाद सर्वे टीम आती है, उनके 4 लोगों को 5 लोगों को मार दिया जाता है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि वही मुसलमान हैं,
जो कि जब कुंभ में ये बोला जाता है कि आप कोई भी मुसलमान कुंभ में ना आए, क्योंकि कुंभ एक पवित्र स्थान है, वहीं पे आप देखिए कि कुंभ में कुछ लोग ऐसे भी आए हुए हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं कुंभ अपवित्र होता जा रहा है। जिस तरह से वहाँ पे गंदगी फैली हुई है, जिस तरह से वहाँ पे कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जो कि बाबाओं का खुद कहना है कि इनको यहाँ से पार करो, तो आप एक नफ़रत का बीज बो रहे हैं। लेकिन वही मुसलमान कौम है जो कि जब भगदड़ हो जाती है, वहाँ पे एक महिला जो है, बूढ़ी औरत अपने साथियों से छूट जाती है और वो एक इंसान को मिलती जो कि इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर, और वो उसको कहीं जितनी भी कोशिशें करके उसको उसके घर पहुंचाता है। आप जब वो भीड़ भाग रही होती तो मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दरगाहों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और जितने भी मुसलमान वहाँ पे क्या बोलते हैं उसके इर्द गिर्द रहते हैं, वो लोग अपने घर खोल देते हैं, उनको अंदर रखा जाता है, उसके बाद उनको खाना पानी दिया जाता है, उनके लेटने बैठने का इंतज़ाम किया जाता है। ये सारी चीज़ें, अगर इन सारी चीज़ों का प्रचार हो तो शायद जो बीजेपी है उसको काफ़ी झटका लगेगा। इसी वजह से बीजेपी जो है उसके वो इन चीज़ों का प्रचार कम करती है, इन चीज़ों का प्रचार करवाना नहीं चाहती, क्योंकि अगर इन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया, इन चीज़ों को ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंच गई, तो शायद उनकी जो रोटी है वो सिक नहीं पाएगी और वो जो सत्ता पे काबिज हैं वो शायद नहीं हो पाएंगे। जिस तरह से अभी आपने बोला था कि बीजेपी के ही एक लीडर है जिन्होंने बोला था कि अपोजिशन को तो कोई मुद्दा चाहिए था और वो हो गया वहाँ पे, इस वजह से वो इतना हल्ला गुल्ला कर रही है। लेकिन आप भी के एक जो है क्या बोलते हैं मेंबर हैं, उसके क्या बोलते कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के, जिन्होंने कहा था कि अरे इतनी बड़ी बड़ी जब एक इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं तो उसमें छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। अगर 60 लोग भी मरे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन जो अभी तक आंकड़े सामने आ रहे हैं 60 लोग भी मरे, 60 लोगों की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी छोटी मोटी घटना नहीं है ये घटना बहुत बड़ी है, और इस पर जितना भी अपोज किया जाए वो कम है, क्योंकि चाहे कोई भी मरे, मरती इंसानियत है और इंसान की जो ज़िंदगी होती है बहुत ही बहुमूल्य होती है। लेकिन जिस तरह से अभी जो बजट सेशन चल रहा है, बजट सेशन में जिस तरह से अपोजिशन इस पे हंगामा कर रहा है, उसको बजट सेशन जो भी पूरा वो है भाषण वो सुनना चाहिए, देन उसके बाद फिर इस पे अपने राय रखनी चाहिए। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दी इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।